अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। पिछले लेक्चर में हमने इखलात जो थे, ह्यूमस जो थे, उनका फॉर्मेशन के बारे में स्टडी किया था और उनके जो फंक्शंस हैं, बेसिक फंक्शंस, वो हमने थोड़े से स्टडी किए थे। तो ओवरऑल आपको पिछले लेक्चर में एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि ह्यूमर्स क्या होते हैं और मॉडर्न पर्सपेक्टिव से, और जो ट्रेडिशनल डिफरेंट मेडिसिन है, जिस तरह आयुर्वेदिक है, टीसीएम है, ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन है, उसमें हम उसको किस तरह लेकर चलते हैं। तो आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसको, जो आपको असाइनमेंट दी गई थी एक, कि इसको आपने बायोमोलिक्यूल्स के साथ रिलेट करना है या बायोकेमिकल्स के साथ रिलेट करना है, उसको हम कवर अप करेंगे। एंड सेकेंडली जो इसकी तिब के अंदर टाइप्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, और उससे हमारी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी अबाउट ह्यूमर्स। ह्यूमर्स जो हैं, अगर इसकी सिंपल डेफिनेशन मैं करूं, पिछले लेक्चर में वसीम साहब ने बड़ी अच्छी डेफिनेशन की थी इसकी, मगर अगर मैं इसकी डेफिनेशन करूं, मैं इसको किस तरह समझता हूं, तो ह्यूमर्स जो हैं, इखलात जो हैं, ये दरअसल हमारी ग़िज़ा की तहलील शुदा हालत है। तहलील कहते हैं किसी भी चीज़ का कह लें कि डी नेचर होना, किसी भी चीज़ का टूटना, बेसिकली उसको हम तहलील में शामिल करते हैं। कोई चीज़ तहलील हो रही है, इसका मतलब वो चीज़ टूट रही है। तो जब ग़िज़ा है वो हम खाते हैं और वो ग़िज़ा टूटती है, तो उस ग़िज़ा के टूटने से और उसकी मेटाबॉलिज्म से जो उसकी आखिरी सूरत बन जाती है, जो फिर हमारे बॉडी ऑर्गन्स इस्तेमाल करते हैं अपनी एनर्जी हासिल करने के लिए, अपनी ग़िज़ा हासिल करने के लिए, उसे हम ह्यूमर्स बोलते हैं। ये ग़िज़ा जो है फिर हम कंज्यूम करते हैं वो हमारे स्टमक में जाती है, फिर हमारे इंटेस्टाइन में, फिर हमारे लिवर में जाती है। वहाँ जाके ये ग़िज़ा पकती है। पकने का अमल, मैंने आपको एक्सप्लेन किया, पकने का अमल दरअसल डिनोट करता है ट्रांसफॉर्मेशन को, और तब्दीली को, मेटाबॉलिज्म को ये शो करता है। तो लीवर में ये ह्यूमर्स जो हैं वो मेटाबलाइज होते हैं और वहाँ पर ये प्रोड्यूस होते हैं। और फिर जब ये ह्यूमर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं तो ये सुपीरियर वेना केवा के थ्रू, इंफीरियर वेना केवा के थ्रू हार्ट में जाते हैं, दिल में जाके फिर वहाँ पे अपना जो, काइंडली अपना माइक को कर लें निकाल लें। हाँ, तो ये ग़िज़ा जो है फिर हमारे लिवर में जाती है, और हाँ, ये ग़िज़ा जो है हमारे लिवर में जाती है, वहाँ जाके मेटाबोलाइज होती है, और फिर वो ग़िज़ा जो मेटाबोलाइज्ड है वो हमारे जाती है हार्ट में, वहाँ से ऑक्सीजनेट होती है लंग्स के अंदर। और फिर जब वो ग़िज़ा ऑक्सीजनेटेड, कह लें कि ऑक्सीजन कंटेनिंग, और एक तरह से जो मेटाबोलाइज्ड इखलात हैं, वो फिर जब हमारे लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाते हैं, क्योंकि हमें पता है राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड आता है उसके अंदर मेटाबोलाइज्ड इखलात मौजूद होते हैं, मगर वो ऑक्सीजनेटेड नहीं होता। तो वो लेफ़्ट वेंट्रिकल से, जब राइट वेंट्रिकल से ब्लड जब लंग्स में जाता है, तो लंग्स में जाके वो हमारे पास ऑक्सीजनेटेड होता है, और फिर हमारे पास लेफ़्ट वेंट्रिकल में आता है, और फिर वहाँ से पंप होता है। तो लेफ़्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड होता है उसमें मैक्सिमम हमारे पास न्यूट्रिशन होती है, और मैक्सिमम उसमें ऑक्सीजनेशन भी मौजूद होती है। तो ये न्यूट्रिशियस ब्लड जो है फिर पूरी बॉडी में जाता है, और पूरी बॉडी में इखलात और जो ऑक्सीजन है, जिसको हम तिब्बी ज़ुबान में नसीम बोलते हैं, नसीम, नून सीन ये मीम, तो ये नसीम और जो ह्यूमर्स हैं, अखलात हैं, फिर ये पूरी बॉडी को न्यूट्रिशन और एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये ओवरऑल कह लें कि बेसिक ओवरव्यू है हमारे पास ह्यूमर्स का। अब मॉडर्न मेडिसिन में हम इसको बॉडी फ्लूइड्स के साथ जो है रिलेट करते हैं, और बॉडी फ्लूइड्स में भी जो उसका पार्ट है बायोमोलिक्यूल्स का, उसके साथ हम रिलेट करते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि ह्यूमर्स जो हैं वो हमारे पास बेसिकली चार इकसाम के होते हैं। एक हमारे पास फ्लैगम होता है, दूसरा हमारे पास सेंगवाइनस होता है, जिसको हम दमवी भी बोलते हैं, तीसरा हमारे पास होता है सफरावी, जिसे हम येलो बाइल भी बोलते हैं, रेड बाइल भी बोलते हैं,
उसके बाद चौथा जो होता है हमारे पास सौदा होता है, जिसे हम ब्लैक बाइल भी बोलते हैं। अगर हम देखें ना, ये सौदा, सफ़रा, ये सारे हमारे पास अरेबिक के अंदर जो कलर है ना, उसको ये शो करते हैं चीज़। ये सफ़रा जो है कलर, क्या कह लें कि कलर का नेम है। सौदा जो है ये कलर का नेम है। सौदा ब्लैक को कहते हैं, सफ़रा जो है वो येलो को कहते हैं। तो ये कलर्स से रिलेटेड और अरेबिक वर्ड्स कह लें कि इस्तेमाल किए गए हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जो फ्लैगम है, हमें पता बायोमोलिक्यूल्स कौन कौन से हैं। हमारे जो जिस्म में पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, और उसके अलावा न्यूक्लिक एसिड्स हैं। यही हमारे कह लें कि मेन बायोमोलिक्यूल्स हैं। तो सबसे पहले जो फ्लैगम है, अगर हम उसके फंक्शंस पढ़ें, क्योंकि ये हर ह्यूमर जो है उसके अपने अलहदा फंक्शंस होते हैं। फ्लैगम के अपने फंक्शंस हैं, सेंगवाइनस के अपने हैं, सफ़रा के अंदर अपने हैं, और सौदा के अपने फंक्शंस हैं, जो आपने पिछले लेक्चर में वसीम ने आपको बताए भी थे कि जो फ्लैगम है उसका बेसिकली फंक्शन ये है, जो इस खिल्त का फंक्शन है, जो ट्रेडिशनली बताया जाता है, वो ये है कि जो फ्लैगम है इसका काम है बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, और ये न्यूट्रिटिव ह्यूमर में शामिल होता है। दो तरह के ह्यूमर होते हैं ना, एक न्यूट्रिटिव होते हैं, मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं बॉडी को, और एक कह लें कि फंक्शनल होते हैं, जो बेसिकली फंक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं हमारी बॉडी को कोई। तो ये फ्लैगम और सेंगवाइनस ह्यूमर ये न्यूट्रिटिव ह्यूमर है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं एज अकॉर्डिंग टू कह लें कि जो तिब है। तो फ्लैगम का क्या काम होता है, ये दरअसल कच्चा खून होता है, और ये बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ये हमारी जॉइंट्स में एज अ लुब्रिकेशन काम करता है। जब कभी हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, तो ये कच्चा खून जो है फिर हमारे पास न्यूट्रिशन में कन्वर्ट हो जाता है और बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये इसका फंक्शन है। सेकंड हमारे पास सेंगवाइनस ह्यूमर है। तो सेंगवाइनस ह्यूमर जो है उसके भी कह लें कि अपने ही फंक्शंस हैं, और इसका जो मेन अगर हम देखें तो ये खून के अंदर जो उसकी लाली है, जो उसकी रेडनेस है, उसको ये डिनोट करता है, और वही इसका कह लें कि मेन फंक्शन होता है कि ये खून के अंदर जो बेसिकली कह लें कि उसकी लाली है, या उसके जो अंदर जो मौजूद एचबी है, उसको ये शो कर रहा होता है। उसके बाद थर्ड जो है हमारे पास वो सफरावी है। सफरावी मिजाज जो है वो दरअसल हमारी बॉडी के वो एक्शंस शो कर रहा होता है जिसमें तहरीक पैदा हुई होती है। जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर कह लें कि इंटेस्टाइन्स की मूवमेंट को ये शो करता है, कि जब ये ह्यूमर जो है उस चीज़ को तहरीक देता है, उस चीज़ को बढ़ाता है, इंटेस्टाइनल मूवमेंट को ये बढ़ाता है, और इसका सेंटर जो है वो लिवर में होता है, और ये फैट की डाइजेशन में हेल्प करता है। इसी तरह जो सौदा है उसके इससे कह लें कि बिल्कुल ऑपोजिट फंक्शंस हैं, कि ये इंटेस्टाइनल मूवमेंट को स्लो करता है, ये डाइजेशन जो है उसके अमल को स्लो करता है, और सौदा जो है इसका एक जो फंक्शन है वो ये है कि ये हार्ट जितने भी सब्सटेंसेस हैं हमारी बॉडी में, जिस तरह हमारे हड्डियां हैं, ठीक है, उनकी ये न्यूट्रिशन बनता है। और ये हमारे पास इसका एक और जो फंक्शन है जो सारे ह्यूमर से अलग है, वो ये है कि ये भूख को लगवाता है। तो सौदा ह्यूमर जो होता है ये दरअसल हमारे पास भूख को लगवाता है, और ये भूख से रिलेट करता है। तो इस तरह हर ह्यूमर का हमारी बॉडी में, हर बॉडी फ्लूइड का हमारी जो बॉडी में अलग अलग फंक्शन है। और अगर हम इसे मॉडर्न पर्सपेक्टिव से रिलेट करें, तो जो फ्लैगम है वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स के साथ हम इसे रिलेट करते हैं। मतलब कि ये हमारे पास जो असाबी हैं लोग, उनके साथ हम रिलेट करते हैं, असाब के साथ रिलेट करते हैं। फ्लैगम जो है दरअसल मैंने आपको बताया ये कच्चा खून होता है, और ये हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा होता है, और उसको सपोर्ट दे रहा होता है जब उसको ज़रूरत होती है। और इसका सेंटर जो है हमारे पास ब्रेन में होता है। फ्लैगम मेनली जो है हमारा ब्रेन कंज्यूम कर रहा होता है, और उसका सेंटर वहाँ पे होता है। तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शन देखें, तो कार्बोहाइड्रेट्स भी हमारी बॉडी को इंस्टेंट न्यूट्रिशन, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा ये कह लें कि इनका भी मेन सेंटर जो होता है वो ब्रेन होता है, कि मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं
वो ब्रेन में ही इस्तेमाल हो रहते हैं। मोस्टली हमारा जो ब्रेन है वही कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करता है, उसके अलावा ये किसी भी सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन को कंज्यूम नहीं करता फॉर एनर्जी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको हम जो फ्लैगम है उसके साथ हम रिलेट करते हैं। उसके अलावा सेकंड जो है हमारे पास प्रोटीन, सेंगवाइनस ह्यूमर है जिसे हम प्रोटीन के साथ रिलेट करते हैं। तो सेंगवाइनस जो हमने पढ़ा था उसको हम रिलेट करते हैं एयर के साथ। एयर जो हमारे पास एलिमेंट है उसके साथ रिलेट करते हैं, मूवमेंट के साथ रिलेट करते हैं। तो वही हमारे पास प्रोटीन के फंक्शंस होते हैं कि प्रोटीन जो है वो दरअसल मूवमेंट में हेल्प करता है, हमें स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है और ओवरऑल बॉडी को एक तरह से कह लें कि मूवमेंट में हेल्प करता है। और इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट इंजाइमल एक्शंस भी आ जाते हैं, एंजाइम्स वगैरह भी, क्योंकि प्रोटीन से बनते हैं। तो सेंगवाइनस ह्यूमर जो है वो उसके भी अगर हम फंक्शंस देखें तो वो इससे रिलेट कर रहे होते हैं, क्योंकि इसका एलिमेंट इससे रिलेट कर रहा होता है सेंगवाइनस हमारे पास। तो सेंगवाइनस और इसको हम मॉडर्न अगर हम लिहाज से देखें तो हम उसको प्रोटीन्स जो है उसके थ्रू समझते हैं कि जिस तरह प्रोटीन्स जो हैं वो मूवमेंट वगैरह प्रोवाइड कर रहे होते हैं, इसी तरह जो सेंगवाइनस ह्यूमर है वो भी हमारे पास बॉडी को इस तरह सपोर्ट कर रहा होता है, उसके फंक्शंस इस तरह सपोर्ट कर रहे होते हैं कि वो बॉडी को मूवमेंट जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जिस तरह के पिछली केस में आपको एक्सप्लेन भी किया था कि सेंगवाइनस ह्यूमर जो है वो हमारी बेसिकली एचबी जो है हमारे यहाँ पर खून की जो लाली है उसको वो डिनोट कर रहा होता है। और यही बेसिकली हमारे पास ऑक्सीजन जो है उसकी कैरी करने का कह लें कि सबब बनता है, वजह बनती है कि ऑक्सीजन एचबी के साथ बाइंड होती है तभी तो हमें ऑक्सीजन मिलती है, और वही फिर हमारे ओवरऑल बॉडी को सपोर्ट देती है और उसके ओवरऑल जो हमारी प्रोटीन्स हैं और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं उनकी ऑक्सीजनेशन का सबब बनती है। तो इसलिए हम प्रोटीन्स को सेंगवाइनस ह्यूमर के साथ रिलेट करते हैं, क्योंकि ये फंक्शन वाइज एक दूसरे के साथ रिलेट होते हैं। इसी तरह सफरावी जो है, मैंने आपको बताया कि सफरा जो है हमारे पास दरअसल तहरीक को शो करता है और किसी भी चीज़ के वर्क को शो करता है, चाहे वो इंटेस्टाइनल मूवमेंट हो चाहे वो मेटाबॉलिज्म हो, ये इस चीज़ को शो करता है। तो इसी तरह जो फैट्स हैं, फैट्स दरअसल एक कॉन्सनट्रेटेड हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी है। कि फैट्स जो हैं दरअसल हमारे पास सबसे ज़्यादा कंसनट्रेटेड और सबसे ज़्यादा एनर्जी देने वाले सोर्सेज हैं हमारे पास, अगर वो मेटाबोलाइज हो सके। तो ये कंसनट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो हम इसको रिलेट करते हैं सफ़रा के साथ, कि इसको जब हम यूज़ करते हैं तो ये हमें कंसनट्रेटेड एनर्जी प्रोवाइड करता है, और ये हमारे पास एज अ हीट रिजर्वर भी काम करता है, ये हीट को बचा के भी रखता है। तो इसीलिए हम इसको फैट्स के साथ रिलेट करते हैं। एंड लास्टली हमारे पास आ जाता है सौदा। सौदा कहते हैं दरअसल ब्लैक ब्लैक के ब्लैक कलर को सौदा बोलते हैं। और उसके अलावा जो बॉडी में डिपॉजिट होते हैं ना, उनको हम सौदा के साथ रिलेट करते हैं। कहीं भी बॉडी में डिपॉजिट्स हों, टॉक्सिन्स वगैरह जमे हुए हों, उनको हम सौदा से रिलेट करते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड को हम सौदा से इसलिए रिलेट करते हैं कि जितने भी हमारे पास ये डीएनए है, आरएनए है, ये भी हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स ही हैं ना, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है, तो ये सारे हमारे पास डीएनए आरएनए ये न्यूक्लिक एसिड में हम शामिल करते हैं। तो जिस तरह न्यूक्लिक एसिड जो है वो सेल के अंदर एक जगह उसकी मखसूस होती है और वहीं पर वो रहता है, वो मूवमेंट नहीं करता, और वहीं से ही वो पूरी बॉडी के जो फंक्शंस हैं उनको मेंटेन कर रहा होता है। क्योंकि बेसिकली सेल ही होता है ना जो पूरे जो न्यूक्लियस ही होता है ना जो पूरे सेल के फंक्शंस को मेंटेन कर रहा होता है, उसको देख रहा होता है। और क्योंकि उसकी जो रीजनरेशन वगैरह जो भी प्रोसेस है वो वहीं से ही हो रहा होता है। तो इसी तरह जो न्यूक्लिक एसिड है, जो सौदा है, वो भी उसका भी यही फंक्शंस हैं कि ये एक डिपॉजिट होती है बॉडी में, इसके भी अपने फंक्शंस होते हैं, और ये ओवरऑल बॉडी के मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी होती है। सफरा के साथ साथ सौदा भी ज़रूरी होता है ताकि बॉडी जो है उसके फंक्शंस को मेंटेन किया जाए। तो इसीलिए हम इसे न्यूक्लिक एसिड जो है उसके साथ हम रिलेट करते हैं। तो ये थे हमारे पास ह्यूमर्स। बाकी जो ह्यूमर्स हैं, अगर हम उसको थोड़ा सा पढ़ लें, कल के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, तो ह्यूमर्स जो हैं उनकी हमारे पास जो कह लें कि जो उनका भारी हिस्सा है, मतलब ह्यूमर्स के भी दो हिस्से होते हैं, एक उसका लाइट हिस्सा और एक उसका भारी हिस्सा।
जो उसका भारी हिस्सा है वो हमारे पास फिर जाके आज़ा बनाते हैं। उसी से क्योंकि आगे फिर स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो जो ह्यूमर्स का कह लें कि हैवी मैटर है या हैवी पार्ट है, उससे मिलके हमारे आज़ा या फिर ऑर्गन्स बनते हैं, जिसको इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में स्टडी करेंगे। बाकी हम इसकी जो तिब्बी टाइप्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ तक आप सबको क्लियर है? एक मिनट रुकिएगा, मैं दोबारा ज्वाइन कर रहा हूँ। एक मिनट रुकिएगा। उतनी देर तक बताएं, आज के लेक्चर में आपको जो मतलब रिलेशन पढ़ाया गया, क्या वो आपको समझ आई है? उसमें से कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलें हम इसको ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं। ये यहाँ पर क्योंकि यहाँ इंटरनेट का काफ़ी इशू है फैसलाबाद में, तो इसका भी हम कुछ करते हैं, काम शाम से ही करते हैं। मगर ये इंटरनेट इश्यूज़ हैं तो इस वजह से ना ये दोबारा यहाँ से ज्वाइन नहीं हो रहा। मैं कोशिश करता हूँ यहीं से इसको कंटिन्यू करूँ। बाकी मैं नोट्स आपके साथ शेयर कर दूँगा, आप वहाँ से भी इसको रीड आउट कर सकते हैं। जो ह्यूमर्स हैं, अखलात हैं, इनकी दो इकसाम है। एक तबई किस्म है और एक गैर तबई किस्म है। अच्छा मुझे बताइएगा जहाँ पे मेरी वॉइस जो है वो अटक रही है या नहीं आ रही। मैंने चैट भी साथ में खोली हुई है। अच्छा, इखलाक जो है उनकी दो इकसाम है, एक तबई और एक गैर तबई है। जो तबई है उसे हम नॉर्मल मतलब नॉर्मल कैटेगरी में शामिल करते हैं कि जो इखलात हैं वो नॉर्मल हैं, उनके अंदर कोई भी सच अब नॉर्मेलिटी नहीं पाई जा रही, वो नॉर्मली प्रोड्यूस हो रहे हैं। और नॉर्मली उनकी जो ओवरऑल जो फंक्शंस हैं वो नॉर्मल हैं, तो इखलात नॉर्मल है। अगर उनके फंक्शंस अब नॉर्मल हों तो हम कहते हैं ये जो इखलात हैं ये गैर तबई हैं। और गैर तबई इखलात प्रोड्यूस होने की जो वजह वो हमारी डाइट हो सकती है। सबसे पहले वो हमारे स्टमक का इम्प्रॉपर डाइजेशन हो सकता है। वो हमारे इंटेस्टाइन्स की एबनॉर्मल एब्जॉर्प्शन हो सकती है। वो हमारे जो पोर्टल वेन वाला पूरा सिस्टम है उसकी अब नॉर्मेलिटी हो सकती है। वो हमारे लीवर की अब नॉर्मेलिटी हो सकती है। वो हमारे क्या लें कि हार्ट है उसकी अब नॉर्मेलिटी हो सकती है, लंग्स की अब नॉर्मेलिटी हो सकती है। तो ये किसी भी चीज़ में अगर कोई ना कोई मसला मौजूद है, जितने भी आपके पास सिस्टम्स मैंने गिनवाए हैं उसके अंदर कहीं भी कोई मसला आ रहा है, तो इसका मतलब जो हमारे अखलात हैं उनकी प्रोडक्शन में हमें मसला आएगा। क्योंकि ये अखलात जो हैं वो हमारे पास सही तरीके से प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे। अगर उस खुराक की सही डाइजेशन नहीं हो रही, उसकी अब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, वो सही तरीके से पोर्टल वेन के थ्रू पहुंच नहीं रहा, लीवर में सही तरीके से पक नहीं रहा। अगर लीवर में सही तरीके से पक गया, हार्ट आगे अपना सही फंक्शन नहीं कर रहा उसको आगे पंप करने में, और जो लंग्स है उसको सही ऑक्सीजनेट नहीं कर रहे, तो वो ओवरऑल जो ब्लड है और उसके अंदर जो इखलात हैं वो सही आखिर तौर पर सही तरीके से नहीं बनेंगे। तो इसीलिए ये सारे जो ऑर्गन्स हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे पास ओवरऑल जो ह्यूमर्स हैं उनकी प्रॉपर प्रोडक्शन में। बाकी जो मेन ह्यूमर्स प्रोड्यूस कर रहा होता है वो हमारा लीवर ही होता है कि वहाँ पर खुराक जाती है एंड वहाँ पर मेन मेटाबॉलिज्म होता है और ह्यूमर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो चलें कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगर गैर तबई इखलात बनते हैं तो उसमें हमारे पास सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फ्लैगम को। फ्लैगम के अंदर अगर हम देखें तो गैर तबई इखलात जो हैं
उसमें दो किस्म के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले उसकी कंसिस्टेंसी वाइज, एंड सेकंड जो है हमारे पास उसका टेस्ट वाइज। अगर कंसिस्टेंसी देखें, कंसिस्टेंसी वाइज दो हमारे पास टाइप्स होती हैं फ्लैगम की। एक होता है हमारे पास रकीक और दूसरा होता है गलीज़। रकीक जो होता है वो हमारे पास होता है थिन कंसिस्टेंसी का, जिसमें जो फ्लैगम हमारे पास प्रोड्यूस होती है वो काफ़ी थिन कंसिस्टेंसी की होती है और वाटर लाइक होती है। वाटर लाइक कंसिस्टेंसी होती है और उसका ओवरऑल शेप होता है और उसकी कंसिस्टेंसी होती है। सेकंड जो है हमारे पास रिलीज़ होती है, ये मतलब कि हमारे पास गाढ़ी फ्लैगम होती है और ओवरऑल जो है ये स्टैग्नेशन जो है वो कॉज कर रही होती है। क्योंकि ये गाढ़ी फ्लैगम होती है ना, गाढ़ा फ्लैगम जो है हमारे पास स्टैग्नेशन कॉज करता है, क्योंकि ये मूवमेंट को रोक रहा होता है। तो कवाम के एतबार से, कंसिस्टेंसी के एतबार से ये हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं। सेकंड जो है हमारे पास अगर हम देखें तो आ जाता है मज़ा, मतलब कि ओवरऑल उसका टेस्ट। टेस्ट के लिहाज से हमारी इसकी 5 किस्में हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मीठा टेस्ट, जिसको हम हिलू भी बोलते हैं। ये अरबिक लफ्ज़ है उसके लिए, मिठास के लिए या किसी चीज़ का खुशगवार टेस्ट होने के लिए, मीठा होने के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, हिलू। तो ये हम कहते हैं कि ये सबसे पहली किस्म जो है वो हिलू है, जिसको हम मीठा फ्लैगम भी बोलते हैं। उसके अंदर मिठास जो है वो ज़्यादा पाई जा रही होती है। तो ये हमारे पास शो करता है कि जो फ्लैगम है उसके अंदर हरारत जो है वो इंक्रीज़ कर गई है और हरारत हीट जो है वो ज़्यादा मौजूद है। सेकंड जो है हमारे पास उसको हम कहते हैं मालिह, मतलब कि नमकीन। मतलब उस फ्लैगम के अंदर जो हमें टेस्ट मिल रहा होता है वो नमकीन उसमें टेस्ट मिल रहा होता है। और उसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें इकट्ठी बढ़ रही होती हैं। एक हरारत, मतलब कि हॉटनेस बढ़ रही होती है, एंड सेकंड हमारे पास यबूसत, मतलब ड्राइनेस। तो नमकीन कंडीशन में हमारे पास दो चीज़ें इकट्ठी बढ़ रही होती हैं, हरारत भी, हॉटनेस भी एंड ड्राइनेस भी। थर्ड हमारे पास होता है हामिद। और इस कंडीशन के अंदर हमारा जो मेनली हो रहा होता है वो बरूदत जो है वो बढ़ रही होती है, और ये तुर्श कैटेगरी में आता है। तो ये हमारे पास तीसरी टाइप है। तो चौथी जो है हमारे पास वो है कह लें कि उस चौथी टाइप के अंदर हमारे पास जो खटास है वो बढ़ रही होती है, जो फ्लैगम है उसके अंदर। और जो पांचवी किस्म है उसके अंदर टेस्टलेस होता है फ्लैगम। तो ये पांच किस्में पाई जाती हैं हमारे पास फ्लैगम की ओवरऑल टेस्ट के एतबार से। फ्लैगम को हम टेस्ट करके भी उसकी कंसिस्टेंसी भी देख के हम उसका ओवरऑल जो नेचर है वो उसका पता लगाते हैं कि आया ये तबई है या गैर तबई है। अगर गैर तबई है तो हमारे पास कवाम के अतबार से दो इकसाम है इसकी, रकीक और गलीज़, मतलब कि थिन और थिक कंसिस्टेंसी। और जो टेस्ट है, मज़ा है, उसके एतबार से हमारे पास पांच किस्में हैं: मीठा, खट्टा, तुर्श, नमकीन और बेमज़ा, मतलब उसका कोई मज़ा मौजूद नहीं है या उसका कोई टेस्ट नहीं है। तो इस एतबार से हमारी 5 जो है इसकी इकसाम है। जी रहीला, आपका क्वेश्चन। अच्छा, वैसे हैंड रेज है। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं सफ़रा की तरफ। सफ़रा जो है जो हमारे पास डिनोट करता है हमारी बॉडी की एक्शन को, मेटाबॉलिज्म को, जिस तरह पीछे डिस्कस किया गया ह्यूमर्स के फंक्शंस में। तो इसकी भी गैर तबई इकसाम जो है हमारे पास चार हैं, मेन 4 इकसाम हैं इसकी। सबसे पहली जो किस्म है उसको हम मर्रह बोलते हैं, दूसरी को महिया बोलते हैं, तीसरे को मुहर्रिका बोलते हैं, और जो चौथी है उसको हम कराती बोलते हैं। ये सारी हमारे पास तिब्बी इकसाम है। इनको आप मतलब विद नेम याद करें तो वो बेटर है, मगर इसको विद नेम भी याद ना करें तो ठीक है। मगर इसके जो अब नॉर्मल इकसाम है उनको आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आगे डिजीज़ जब पढ़नी है तो उसमें हमें आसानी रहती है कि अच्छा इसमें जो डिज़ीज़ है उसके अंदर बेसिकली क्या अब नॉर्मेलिटी आ रही है। इसमें सफ़रा जो है वो गैर तबई है, सौदा है या फ्लैगम है। तो सफ़रा जो है उसमें सबसे पहली किस्म जो है हमारे पास है मर्रा। मर्रा में ये होता है कि जो फ्लैगम है
वो हमारे पास सफ़रा के साथ मिल जाता है। और मैंने आपको बताया फ्लैगम की कितनी इकसाम है, 2 इकसाम है अकॉर्डिंग टू इट्स कंसिस्टेंसी। एक है हमारे पास रकीक जो कि थिन कंसिस्टेंसी है, और एक है गलीज़ जो है थिक कंसिस्टेंसी है। तो अगर येलो बाइल या फिर सफ़रा के साथ हमारे पास थिन कंसिस्टेंसी वाला फ्लैगम वो मिल जाए, तो हमारे पास जो सफ़रा की किस्म बनती है गैर तबई किस्म, उसे हम मर्रा बोलते हैं। और अगर इसी फ्लैगम के साथ इसी सफ़रा के साथ, मतलब नॉर्मल सफ़रा के साथ, अगर जो हमारे पास गलीज़ फ्लैगम है या फिर जो थिक फ्लैगम है वो मिल जाए, तो ये सफ़रा की जो गैर तबई किस्म बनाता है उसको हम माहिया बोलते हैं। ठीक है। थर्ड जो है हमारे पास, अगर हमारे पास जो येलो बाइल है उसके साथ ब्लैक बाइल मिल जाए, अब नॉर्मल ब्लैक बाइल मिल जाए, तो वो हमारे पास जो किस्म बनाती है वो मुहर्रिका होती है। और जो चौथी है हमारे पास कराती, उसमें जो येलो बाइल है वो इटसेल्फ उसको इतना जलाया गया कि जो वो इटसेल्फ ह्यूमर है वो जल गया है, और उसकी जो नॉर्मल शेप है, उसकी नॉर्मल फंक्शंस है, वो ही हमारे पास फिर उसमें मौजूद नहीं होते। तो ओवरऑल अगर हम देखें सफ़रा की, तो उसकी 4 इकसाम है। अगर ये इसको मैं अगर शॉर्ट करके बयान कर रहा हूँ, अगर फ्लैगम के साथ हमारे पास सफ़रा मिल जाता है, नॉर्मल सफ़रा अगर फ्लैगम के साथ मिल जाता है, तो हमारे पास 2 इकसाम बनती हैं, एक मर्रा और महिया। मर्रा जो है वो तब हमारे पास बनेगा जब नॉर्मल सफ़रा के साथ जो थिन फ्लैगम है वो मिल जाए, और माहिया तब बनेगा जब हमारे पास जो थिक फ्लैगम है उसके साथ सफ़रा मिल जाए। और थर्ड हमारे पास मुहर्रका, कि उसके अंदर क्या होता है कि येलो बाइल और ब्लैक बाइल दोनों मिक्सअप हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक एबनॉर्मल टाइप ह्यूमर बन जाता है। और उन दोनों का मिक्सिंग जो है वो दरअसल एक एबनॉर्मल ह्यूमर बना देता है हमारे पास। और लास्ट में हमारे पास कराती। कराती क्या है कि जो येलो बाइल है वो इटसेल्फ ह्यूमर मौजूद है, मगर वो ह्यूमर इतना हमने जला दिया है, इतना जला दिया है, बॉडी की हीट ने उसको इतना जला दिया है, या उसकी फॉर्मेशन के बाद उसके अंदर इतनी हीट प्रोड्यूस कर दी गई है कि वो अपना नॉर्मल शेप और अपनी नॉर्मल फंक्शंस जो है वो खो गया और वो जल चुका है ह्यूमर। तो ये हमारे पास इसकी 4 इकसाम पाई जाती हैं सफ़रा की। सौदा जो है वो, उसकी जो गैर तबई इकसाम है वो 2 हैं हमारे पास। सबसे पहली जो किस्म है सौदा की, वो ये है कि उसको इतना जो सौदा है वो इतना जल चुका है, इतना जल चुका है कि उसने अपने आप को ही जला दिया है। सबसे पहले तो ये किस्म है कि सौदा जो है उसने खुद को ही जला के एक एबनॉर्मल ह्यूमर में कन्वर्ट कर दिया है। सेकंड जो किस्म है वो ये है कि सौदा ने दूसरे ह्यूमर्स के साथ मिलके कह लें कि उनको भी जला दिया। तो ये हमारे पास कह लें सौदा की 2 इकसाम है, क्योंकि सौदा जो है हमारे पास डिपॉजिट से रिलेटेड है, सौदा जो है हमारे पास ब्लैक रंग से रिलेट होता है, और इसको हम ये कहते हैं कि ये दूसरे ह्यूमर्स के साथ मिलकर एक जली हुई स्टेट को भी शो करता है। तो सौदा खुद को भी जला सकता है और दूसरे ह्यूमर्स के साथ मिल के उनको भी जला सकता है। तो ये इसकी 2 अब नॉर्मल स्टेट्स हमें मिल जाती हैं। उसके अलावा इसके अलावा भी हमारे पास इसकी इकसाम पाई जाती हैं अब नॉर्मल ह्यूमर्स की, मगर इसको शॉर्ट करके जो जो सी चीज़ें हमें ज़रूरी हैं वही डिस्कस की गई हैं। बाकी एक और चीज़ है जिसको मैं डिस्कस करना चाहूँगा, वो ये है कि जो ह्यूमर्स हैं, चाहे सफ़रा है, सौदा है, दमवी मिजाज है, जो भी ह्यूमर है, ठीक है, वो अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम फॉर्म में हमारी बॉडी में मौजूद होगा, जिस तरह सफ़रा है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम फॉर्म में हमारी बॉडी में मौजूद है, फ्लैगम है बहुत एक्सट्रीम फॉर्म में हमारी बॉडी में मौजूद है, ठीक है, यहाँ दमवी मिजाज है बहुत एक्सट्रीम फॉर्म में हमारी बॉडी में मौजूद है, तो ये ओवरऑल आखिर में जाके सौदावी ह्यूमर में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब हर ह्यूमर के अंदर टेंडेंसी है कि वो जाके सौदावी ह्यूमर में कन्वर्ट हो सकता है, अगर वो बहुत ज़्यादा क्रॉनिकली उसके जो लेवल्स हैं वो एलिवेटेड हैं, तो वो सौदावी ह्यूमर में कन्वर्ट हो सकता है। और सौदावी ह्यूमर जो है, सौदावी मिजाज जो है, या सौदावी डिजीज़ जो हैं, सौदावी अबनॉर्मेलिटीज़ जो हैं, वो हमें हमेशा मोस्ट ऑफ द केसेस में जिन मरीज़ों में मिलती हैं वो क्रॉनिक पेशेंट्स में मिलती हैं। जितने भी बुज़ुर्ग पेशेंट्स हैं, क्रॉनिक पेशेंट्स हैं, उनका मिजाज बेसिकली होता सौदावी है, उसके साथ कोई और ह्यूमर मिला हुआ होगा, जैसे बलगम मिला हुआ होगा,
जैसे हमारे पास सफ़रा मिला हुआ होगा, तो उनका मिजाज सौदावी होता है, एंड उनके अंदर जो ह्यूमर्स हैं वो दूसरे साथ में मिले हुए होते हैं। तो ये हमने एक चीज़ पढ़ी कि जब भी कोई ह्यूमर अपनी एक्सट्रीम फॉर्म में बहुत ज़्यादा देर तक रहेगा तो वो सौदावी ह्यूमर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि डिज़ीज़ की कंडीशन में सिर्फ एक ही ह्यूमर बड़ा हो, मतलब सिर्फ फ्लैगम ही बड़ा हो या सिर्फ हमारे पास येलो बाइल ही बड़ा हो या ब्लैक बाइल ही बड़ा हो। डिज़ीज़ की कंडीशन में दो ह्यूमर्स इकट्ठे भी बढ़ सकते हैं, दोनों ह्यूमर्स मिल भी सकते हैं एक दूसरे से। जिस तरह के हमने ये पढ़ा, ये मुहरिका के केस में येलो बाइल और ब्लैक बाइल दोनों मिल सकते हैं। इसी तरह येलो बाइल और फ्लैगम भी मिल सकते हैं, जिस तरह के मर्रा और माहिया के केस में पढ़ा कि जो दो ह्यूमर्स हैं वो एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। तो दोनों केस में हमें कह लें कि ह्यूमर्स मिल सकती हैं, अलहदा भी इंक्रीज कर सकते हैं, दूसरे ह्यूमर्स के साथ मिलकर भी दोनों ह्यूमर्स इकट्ठे इंक्रीज कर सकते हैं, या दोनों ह्यूमर्स मिल भी सकते हैं। तो ये हमारे पास इसकी इकसाम जो है वो पाई जाती हैं डिफरेंट डिजीज़ के अंदर हमें ये मिल रही होती हैं। तो ये था हमारे आज के लेक्चर में। बाकी जब इंशाल्लाह हम आगे डिजीज़ पढ़ेंगे, जिस तरह किडनी स्टोन्स पढ़नी है, हेपेटाइटिस पढ़नी है, इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस पढ़नी है, पीसीओएस पढ़ना है, तो उसके अंदर हम देखेंगे किस तरह ये येलो बाइल के साथ डिफरेंट ह्यूमर्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो रहे होते हैं, और उसमें बेसिकली क्या हमारी बॉडी में चेंजेस आ रही होती हैं। तो ये था आज के हमारे लेक्चर के बारे में। बाकी आज के लेक्चर में अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप अभी डिस्कस कर सकते हैं। चलो ठीक है, ख्याल रखिएगा अपना, मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।